जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ है और यूएस एड उन्होंने बंद कर दिया है और यूएस एड के कैसे अलकायदा और इन सारे टेररिस्ट आउटफिट को फंड भी मिलता था, यूएस ने बंद कर दी है सारे फंडिंग एंड ऑल। हमारे यहाँ एक कानून है जिसका नाम है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और उसके कारण हम लोगों की डेमोक्रेसी सबवर्ट हो सकती है। भले हम लोग बड़ी बातें करते हो कि विकसित भारत या हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गरीबी की रेखाओं के नीचे भी रह रहे हैं। घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। कानून ये बनाया गया है कि कौन सी चीजों के लिए बाहर से पैसा आना चाहिए, आ सकता है, लाया जा सकता है, और क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। जर्नलिस्ट को पैसा नहीं दिया जा सकता। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान सुमीत मेहता जी, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुनते भी हैं, सीए हैं और लिखते भी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। आज का जो विषय है उस पर हम इनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, जय हिंद, जय श्री राम। आपने मुझे आमंत्रित किया आपके प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ है और वो कई सारे जो उनके एग्जीक्यूटिव जो सारे ऑर्डर्स रहे उन्होंने साइन किए, एग्रीमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें वो उस चर्चा का विषय बने। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जिन पर चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें से एक यूएस एड भी है। यूएस एड उन्होंने बंद कर दिया है और यूएस एड के नाम पर बहुत सारे कंट्रीज में सोशल वर्क भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं कि कैसे अलकायदा और इन सारे टेररिस्ट आउटफिट को फंड भी मिलता था, एक तरफ सोशल वेलफेयर का भी काम हो रहा था। मैं आपसे इसको सारा डिटेल में समझना चाहूंगी, क्योंकि इस पे पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि कैसे कैसे यूएसए, डब्ल्यूएचओ और ये सारी चीजें यूएस ने बंद कर दी हैं, सारे फंडिंग एंड ऑल। लेकिन क्योंकि आपने एफसीआरए और इन सब पे आप एक्सपर्ट हैं, काम किया है, तो आखिर ये काम कैसे करता है कि एक वेलफेयर फंड आता है किसी भी कंट्री में, फिर वो सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहा है, कैसे फिर वो टेररिस्ट आउटफिट को भी सपोर्ट कर रहा है, कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, कैसे रोटेट करती हैं, ताकि आम जनता, हम जो एक लेमैन होता है उसको समझ में आए कि आखिर बहुत सारे भारत में भी एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे पीएफआई का एग्जाम्पल है, एक तरफ वो सोशल वेलफेयर का भी काम करता था, ब्लड डोनेशन कैंप, ये वो दूसरी तरफ एक एंटी इंडिया या पॉलिटिकल एजेंडा हम कहें वो भी साथ में चलता था। तो प्लीज दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा साधारण तरीके से हम समझना चाहेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। नमस्ते अंबर जी। अब इसके अंदर एक एंगल है। सबसे पहले बैकग्राउंड देता हूँ। जी। हमारे यहाँ एक कानून है जिसका नाम है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये 2010 में सबसे पहले तो 1960s में बना था। तब वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और शी वॉज राइट इन अ वे कि जब उसने सोचा कि फॉरेन इन्फ्लुएंस आता है इंडिया में, और उसके कारण हम लोगों की डेमोक्रेसी सबवर्ट हो सकती है, तो उसके लिए उसने वो कानून बनाया था। और बाद में सोनिया गांधी ने, इंदिरा जी की बहू ने, सोनिया गांधी ने उसको अमेंड किया 2010 में, FCRA 2010 लेके आके। तो अभी हमारा फोकस 2010 पे रहेगा क्योंकि दैट इज प्रिवेलिंग। अब उसके अंदर ये है कि कानून ये बनाया गया है कि कौन सी चीजों के लिए बाहर से पैसा आना चाहिए, आ सकता है, लाया जा सकता है, और क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो यूएसएड हो या कोई भी, यानी इंडिया में डोनेशंस बहुत आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। और ऐसे हम बोले, भले हम लोग बड़ी बातें करते हो कि विकसित भारत या हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गरीबी की रेखाओं के नीचे भी रह रहे हैं। घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, स्किल्स ट्रेनिंग नहीं है। तो बाहर अपने एनआरआई लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, साथ में दूसरे लोग भी है कि हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी पैसा देते हैं। तो उसके लिए ये कानून बनाया है। अब इसके अंदर क्या नहीं किया जा सकता, तो एक सेक्शन 3 करके है। सेक्शन 3 में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो एक सबसे पहले कि जर्नलिस्ट को पैसा नहीं दिया जा सकता, बाहर से पैसा नहीं दे सकते जर्नलिस्ट। हाँ, और मैं आपको, आपकी चैनल पे आपके दर्शकों को और आपको भी बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इंक्लूडिंग यू एंड मी,
हम लोग भी, आप और मैं भी बाहर से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि एक कमेंटेटर, एक एक्सपर्ट, एक कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ये लोग सब बाहर से पैसा नहीं ले सकते। बी इट फॉर अ पब्लिकेशन, यानी मीडिया हाउस जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, या फिर इवन आप जैसे जो चैनल्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, दे ऑल्सो कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब इसके अंदर बहुत मजे की बातें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि पैसा आता तो होगा ही होगा। जी। और मैं एक न्यूज लिंक बहुत का सारे नाम कहानी, उजागर हुए हैं, जिन पे चर्चा भी हुई, जो सपोज़िटली हमारे यस, जैसे लोग हैं उनकी भी। जी। और मेरा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा इंटेंट लोगों के नाम से नहीं है। अगर अंबर जैदी के बदले अंबर महेश्वरी हो, तो उसको भी कैसे पैसा दिया जा सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाम बदल दीजिए, नाम में कुछ नहीं, जो शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स देयर इन द नेम। तो बाद में है कोई भी पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, जजेस, उनको आप बाहर पैसा नहीं ले सकते। उनके लिए तो ऐसा भी है कि इवन जर्नलिस्ट के लिए, आप अगर बाहर जा रहे हैं, आपके ट्रिप्स है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। अब कितने जर्नलिस्ट ये करते हैं ये मुझे नहीं पता। और आपके दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब है, जिसके अंदर महंगी महंगी मदिराएं मिलती है। कितने जर्नलिस्ट वहां फ्री में मदिरा पीते हैं, जिसका रिपोर्टिंग नहीं होता है, और उसके बाद में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। कुछ भी हो, हुँ। तो वो अलाउड है। आप अपने जेब से पैसा निकालिए, मैं मेरे जेब से पैसा निकालूंगा, और हम लोग करेंगे, चलता है। लेकिन अगर आपको और मुझे बाहर से पैसा आता हो, CIA का, MI6 का, ISI का पैसा आता हो, और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, ओके, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो मंशा ये है गवर्नमेंट की, और उसके लिए ये पूरा सेक्शन 3(1) करके क्लियर कट लॉ आया था। लॉ में लिखा गया है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते बाहर के पैसे से। डर क्या है कि हम लोग ने 200 साल की तो गुलामी सहन की है ब्रिटिश की, तो बाहर से किस तरह से गेम होती है, और हमने देखा है ईरान में किस तरह से रेजिम चेंज हुआ। हमने मिडिल ईस्ट में तो कितना क्लोजली कलर रेवोल्यूशन देखा। बाद में यूक्रेन में हमने यूरो मैदान प्रोटेस्ट देखा, कि उसके कंप्लायंट गवर्नमेंट्स, उनकी पपेट गवर्नमेंट्स लाने के लिए उन्होंने पूरे कानून, उन्होंने सिविल सोसाइटी को यूज किया था। बांग्लादेश तो वेरी रिसेंट $29 मिलियन, यानी रफली $3 करोड़, कितना 250 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ वहां हसीना को निकाल के इन लोगों को लेके आने के लिए। इंडिया में अभी बोला जाता है 2.1 करोड़, यानी रफली हम बोले तो 21 करोड़, 180 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़ रुपया खर्च किया था इलेक्शंस में। कहाँ कैसे यूज हुआ हमें पता हुँ। नहीं। तो ये बाहर से पैसा आए और हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिसी मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ धरना दूं कि टैक्स 30% के बदले 15% करो, चलेगा। लेकिन मुझे बाहर से कोई पैसा दे और बोले कि सुमित आप अब धरने पे बैठो शिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, और बोलो कि टैक्स 10% होना चाहिए, तो वो गलत है। तो यहाँ उन लोग ने काम किया है, अब इसको पकड़ना जरूरी है। संजीव सन्याल ने भी इस पे बात की, अब इसको पकड़ना जरूरी है कि ये कानून है। कानून के अंदर हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कितने NGOs को पैसा आया USAID के पास से, उन्होंने कितना सही काम किया। उन लोग बोलेंगे कि मैंने तो गरीब बच्चों को खाना दिया। मैं जब कॉलेज में था, मेरी फिजिक्स भी ऐसी थी कि शायद मेरा फोटो देते तो डोनेशन भी मिल जाते गवर्नमेंट से। आज नहीं है वो सिचुएशन, लेकिन फेक रिपोर्ट्स बनते हैं। फेक रिपोर्ट बन के पैसा बोलेंगे कि मैंने सुमित मेहता को खाना खिलाया। अरे भैया, सुमित मेहता का फोटो, ये वाला फोटो देखेंगे कोई चेहरा, तो बोलेंगे भैया इसने तो डाइटिंग करना है, इसने खाना, इसको खिलाओ मत। हाँ? तो और ये हुआ है। मैं आपको एक किस्सा देता हूँ। एक पूर्व भारत के एक स्टेट में, लंदन से 140 मील दूर के एक गांव से, एक बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ भारत के पूर्व के एक राज्य में। ये कोविड टाइम में हुआ था, ओके। और काफी $1 मिलियन यानी ट्रांसफर हुए थे। उन्होंने हुँ। क्या बोला था मालूम है? हम ये पैसा दे रहे हैं और किस यूज के लिए? तो यूज इज कि वहां जो प्रोस्टिट्यूट्स है, जो देह विक्रय का काम कर रही है, उन लोगों को लाइवलीहुड अफेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, तो उनको पैसा मिले जिससे वो जिंदा रह सके।
और वो पैसा कहाँ यूज हुआ मालूम है? एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के काडर को पैसा दिया गया जिससे उन लोग इलेक्शन का काम कर सके। तो इस तरह से फंड का मिसयूज होता है। आपको दूसरा एक किस्सा देता हूँ। अपना फार्मर प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था जो, उसमें पैसे का एक लूपहोल है कि मैं अगर एक फॉरेन एनजीओ हूँ, मैं डायरेक्टली एक इंडियन एनजीओ या सीआईए है, सीआईए डायरेक्टली भेजना चाहे पैसा मेरे एनजीओ को, तो मैं एफसीआरए में आ जाऊंगा, क्योंकि आरबीआई में रिफ्लेक्ट होगा वहां से हाँ, इतने मिलियन डॉलर्स आए हैं, तो आरबीआई भी पूछेगा। आज भी मेरे पास जब फंड्स आते हैं बाहर से, हाँ, कंसल्टिंग के लिए, तो मुझे फोन आता है बैंक से कि इसके लिए एक एफआईआरसी होता है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस जी, सर्टिफिकेट। जी, तो हमें बताना पड़ता है किस काम से पैसे आए मेरे पास। तो उसने वो तो एनजीओ को भी करना पड़ेगा, उसका तो ऑडिट भी एब्सोल्युटली। होगा। तो उन्होंने लूपहोल ये निकाला कि पैसा हम लोग, मैं अगर हूं, मुझे मेरे रिलेटिव को पैसा दिया जाएगा अमेरिका में, और वो पैसा वो मुझे ट्रांसफर करेंगे। मुझे, हाँ, मेरे अंकल ने भेजा, मेरे भाई ने भेजा करके, वो उसके घर पे कुछ काम करना था, हमारे कोई रिलेटिव को दवाई देनी थी, पैसे बहाने, और वो पैसा लेके उन लोगों ने फंडिंग किया है ये मूवमेंट का, फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था। तो इस तरह से लूपहोल्स यूज करके भी पैसा आता है, और यहाँ डिफिकल्टी आ जाती है। एक तो है कि ये बहुत ही सीरियस इश्यू है भारत सरकार के लिए। भारत सरकार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा के लिए, कोई भी हो, कल सुबह कोई भी गवर्नमेंट हो, इसके लिए, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी सपोर्ट हो रही है। लेकिन अब इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है कि किसको पैसा आया है, और उसने वो पैसा यूज किया है तो किसके लिए यूज किया है। उसने जो काम दिखा रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं, अब इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया तो उन लोग ने हेल्थ विल बी अफेक्टेड, एजुकेशन विल बी अफेक्टेड। कितना पैसा एक्चुअली हेल्थ पे यूज हुआ है, और कितना पैसा डाइवर्ट हुआ है, कितना पैसा एजुकेशन के लिए यूज हुआ है। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। एजुकेशन में एलजीबीटी का एजुकेशन और वैसे वाले केसेस हो जाते हैं जिसके अंदर एक्टिविज्म सिखा रहे हैं। अब तो डोनाल्ड एब्सोल्युटली। ट्रंप ने तो बोल दी। हाँ, सॉरी। बिल्कुल, यूएसएड उस पे काफ़ी पैसा खर्च कर चुकी है। यस। तो वो सब जो है, वो एक्टिविज्म उसके अंदर जो सिखा रहे हैं, तो वो सब इन्वेस्टिगेट करने की बहुत जरूरी है। भारत सरकार आज के तारीख में, इट इज वेरी इंपेरेटिव कि भारत सरकार जितने भी यूएस एनजीओ, यूएस एड फंडेड एनजीओ हो, उसके इन्वेस्टिगेशन चालू करे, कहाँ पैसा यूज हुआ है वो निकाल। जी, बिल्कुल। और यूएस एड को लेकर कई सारे ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिसको लेकर लोगों में एकदम लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं कि आखिर ऐसा कैसा। यूएस एड को लेकर लोगों का यही परसेप्शन था कि वेलफेयर वर्क होता है, लेकिन जनरली लोगों के पास पास इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे ये फंड को रूट करके जो पॉलिटिकल या फिर एंटी वो जो भी कंट्री है या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में कैसे फंड रूट किया जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं। भारत में तो वो ऑपरेशन नाकाम हुआ, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें, शाहीन बाग हो, ये नाकाम रहे। लेकिन और जगह आपने शेख हसीना वाला आपने एग्ज़ाम्पल दिया, वो कामयाब हो गया। लेकिन अब जब ये डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं और बांग्लादेश को लेकर भी भारत को कहा है कि इट्स योर कॉल, तो क्या बदलाव आपको लग रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं उनको लेकर आप देख देख पा रहे हैं? मुझे लग रहा है, एक तो है कि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट, मेरी जितनी समझ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हुँ, इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्लो जाएगी, क्योंकि एक अपनी पॉलिसी है कि वी टेक वेरी कॉशियस स्टेप्स। और दूसरी चीज है कि वी आर वेटिंग फॉर रिएक्शंस ऑन एनीथिंग, क्योंकि अभी भी सी, ये जो बांग्लादेश वाला मैटर है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट ब्लैक एंड व्हाइट के जो बाइडन गया तो पूरा पॉलिसी बदल जाएगा, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस पेंटागन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एरिया है। हुँ, तो इतना भी पॉसिबल नहीं है कि ट्रम्प विल रिवर्स द पॉलिसी जिससे कि यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो। तो उसके लिए करके वी विल ऑल्सो गो कॉशियसली। शायद ऐसा भी हो कि सेंट मार्टिन आइलैंड, बिकॉज इंडिया, अपने पहले भी जो डिस्कशन हुई थी, इंडिया हैज नॉट एग्रीड टू वेपनाइज इटसेल्फ अगेंस्ट हुँ, चाइना। हुँ, तो वी विल हैव टू फाइंड अ मिडिल वे। अभी उसने बोल दिया है, यानी इतना तो ट्रम्प ने कहा है कि भैया हम लोग कुछ बात करके एक मिडिल वे निकाल लेंगे, मैं और आप, हम लोग, क्योंकि हुँ, अगर हम स्ट्रीट लैंग्वेज में बोले तो हम बोले
उन्होंने कहा है कि कद्दू कटेगा, हम दोनों में बटेगा। तो अब वो कद्दू कैसे काटना है, किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह से होगा, हम वो अब डिस्कशंस होंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक है कि यूनुस का टाइम खत्म हो गया है, यूनुस इज लेकिन आउट। इसमें जी यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कद्दू कटेगा तो क्या हमारी चिकन नेक बड़ी हो सकती है, चौड़ी थोड़ी? अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम चिकन नेक के बाजू में एक राजबाड़ी और रंगपुर 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, हम्म। ओके, वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर से चिकन नेक जाता है। एक वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल के तरफ, और एक ईस्ट में नॉर्थ में है, असम के तरफ। और 2 नदियां आती है, एक जगह से गंगा आती है और एक जगह से ब्रह्मपुत्र आती है। अब किस तरह से वो पूरा मैप रिवर्क होगा, क्योंकि सी चिकन नेक इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द रीजन। क्योंकि चिकन नेक कट गया तो पूरा असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट चला जाता है इंडिया के लिए, और इंडिया के बियॉन्ड भी है। दूसरा, जिस तरह से प्रोटेस्ट डिजाइन हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट में हिंदू वाला जो फैक्टर बड़ा है बांग्लादेश में, हम्म। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इसको हाईलाइट स्ट्रेटेजिक एंगल से किया है कि हम्म। इसका लैंड पे इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर हमने तब जमीन दो दी थी, हाँ, और नेहरू ने लियाकत के साथ जो पैक्ट किया उसके कारण हिंदूज आ नहीं पाए, तो आज के तारीख में उनके लिए लैंड कहाँ है? सो दिस बिकम्स अ क्वेश्चन। तो ये एक वाला पॉइंट है कि चिकन नेक अगर ये नेगोशिएट में, एक तो चिकन नेक आ जाता है, दूसरा चिटगांग आ जाता है, क्योंकि नेशनल हम्म। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लिंक्ड विद चिटगांग। क्योंकि जो पूरा म्यांमार से ट्रैफिक आया है रोहिंग्यास का, वो चिटगांग होके ही आया है। सबसे पहले तो उन लोग कॉक्स बाजार में आए, कॉक्स बाजार से उन लोग बांग्लादेश के अंदर जाके उन लोग वेस्ट बंगाल थ्रू उन लोग पूरे भारत में घूमे हैं। तो चिटगांग ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एरिया टर्बुलेंट है। चिटगांग दिया भी क्यों गया था? चिटगांग देना पड़ा था, भारत को आजादी के वक्त चिटगांग देना पड़ा था, क्योंकि कलकत्ता पोर्ट आया था भारत के पास, तो उनको पोर्ट मिलना चाहिए करके चिटगांग उनको देना पड़ा था। सो इट वॉज अ फॉस्टियन कॉम्प्रोमाइज, इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज ऑन द टेबल के चिटगांग विल बी ओवर दैट। कलकत्ता यहाँ गया इसलिए चिटगांग वहां गया है। तो अब किस तरह से, दूसरा है कि वहां जो पूरी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, मैं इसमें पैसे का भी एंगल देखता हूँ। मैं हम्म। हमेशा लोगों को कहता हूँ इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, क्योंकि जब यूएस भी ये करता है तो वो पैसा ही देखता है, वो एक बनिया राष्ट्र है। हम्म। तो चिटगांग अगर आता है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि शिप ब्रेकिंग 3 ही जगह पे है, एक पाकिस्तान में कराची, भारत में अलंग भावनगर के बाजू में गुजरात में, और चिटगांग, ये 3 ही जगह है। तो एक पूरा वो वाला फैक्टर भी आ जाता है। अब ये किस तरह से मैनेज होगा, कितना लिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, दैट इज वेयर द होल नेगोशिएशन वर्क्स। तो इट इज जी। गोइंग टू टेक टाइम, और इसके अंदर मनी पार्ट आ जाता है, क्योंकि हम जो जमीन लेते हैं, सी अंबर जी, वॉर्स आर आउटकम ऑफ इधर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस। हम वॉर करते हैं तो कुछ इकोनॉमिक रीजंस होने चाहिए। जैसे गल्फ वॉर था, अमेरिका ने $30 से कम में तेल 10-10 12-12 साल के लिए बुक कर दिया था। $80 का तेल था, उन लोगों को $30 से कम में मिल रहा था। तो वॉर का एक रीजन होता है, पैसा होता है, पैसा लगता है तो सामने मुझे क्या मिलेगा, अमेरिका वो देखता है। अभी यूक्रेन में भी आप देखिए, यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल रिच एरियाज है उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल आ जाएगा। तो उन्होंने जो पैसे दिए उसके सामने उन्होंने वसूल भी करने वाला है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये वाला जो फिनेंशियल फैक्टर है वो किस तरह से वर्कआउट होगा, और जिसके बेसिस पे नेगोशिएशन चलेंगे। क्योंकि लैंड अलोन या फिलोसॉफी या हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर से ज्यादा इधर पैसे का फैक्टर भी आने वाला है, और अमेरिका वो पहले देखेगा। एब्सोल्युटली अमेरिका के लिए तो वही एंगल है, वो सारे जो एंगल है वो बनाता ही इस एंगल को पूरा करने के लिए, ताकि उसका जो मनी इंटरेस्ट है वो पूरा होता रहे, चाहे कहीं पे वॉर करानी हो, हथियार भेजने हो, रिजीम चेंज कराना हो, उसके पीछे का उद्देश्य एक ही होता है। लेकिन सुमित जी, जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, यूएस एड किस तरह से देशों में वेलफेयर वर्क के लिए आता है और उसको कैसे मनी रूट होता है, फंड रूट होता है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में किस तरह से इस्तेमाल होता है, उसको लेकर आपने पूरा एक बैकग्राउंड आपने बताया कि कैसे कैसे ये आता है, कैसे एफसीआरए एक्ट जो 2010 था उसमें अमेंडमेंट्स हुए और वो सारा उसके बाद। लेकिन आपने कहा कि सरकार को जरूरी है कि वो फंड कैसे कैसे रूट हो रहा है उसकी जांच की जाए, सख्त हो। आपको नहीं लगता कि
उस एक्ट पे ही कुछ काम करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि सरकार फंड तो बहुत सारे आते हैं, इतनी सारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारी एनजीओज़ को सरकार ने ब्लैक लिस्ट भी किया, कितना कुछ सरकार ने किया है। लेकिन बावजूद उसके कितना पॉसिबल है कि हर एक एनजीओ के पूरे जो भी फंड आ रहे हैं उनको ट्रेस करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, या इसके अलावा सरकार कुछ और अमेंडमेंट करके इसको कंट्रोल कर सकती है? आपका क्या सुझाव है? सिंस आप अंबर जी एफसीआरए आपने अंबर जी आपने जो सवाल पूछा है, मैं एफसीआरए के बारे में लास्ट पिछले 2-2.5 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। जी। इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन मुझे किसी ने नहीं पूछा है, और मैं बहुत इसके ही पीछे का मुद्दे मैं की एक बात। रीज़न बता देती हूँ। जब ये हाँ। किसान और ये आंदोलन चल रहा था, तो आज तक पे हमारी एक डिबेट हो रही थी। मैंने सुप्रिया सुनील जी से सवाल पूछ लिया था। वो कह रही थी कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने कहा, "द 2010 का एफसारी एक्ट तो आप लेके आए थे। कि क्यों लेके आए थे? आप उसको हटवा दीजिए, आपकी सरकार का वो तो।" ये उन्होंने बहुत चिल्लाई मेरे पर, "कौन है ये? कौन है ये औरत?" नहीं नहीं, वो तो शी इज डीरेज्ड पर्सन। अब मेरे सामने भी शायद केस कर देगी फॉर कॉलिंग हर डीरेज्ड। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल, इसके अंदर कुछ चीजें गवर्नमेंट ने की है, कुछ चीजों में गवर्नमेंट के सामने अपोजिशन हुआ है। अब सबसे पहला काम आपने, और ये मेरा पेट टॉपिक है जो किसी ने आज तक नहीं पूछा। जी। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। एक गवर्नमेंट ने करा, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच ऑफ एसबीआई, उसको उसने एफसीआरए ब्रांच नोटिफाई किया कि अब जी, जो भी बिल्कुल। फॉरेन से पैसा आता हो वो एफसीआरए ब्रांच में ही आना है। यानी सुमित मेहता जुमरी तलैया या टिम्बकटू में एक एनजीओ चला रहा है, पैसा तुमने अकाउंट ओपन करना है एफसीआरए ब्रांच दिल्ली एसबीआई, वहां पैसा आएगा, वहां से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो बाहर से पैसा आ रहा है वो वहां से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, सुमित मेहता एक एनजीओ है, अंबर जयदी दूसरी एनजीओ है, XYZ तीसरा एनजीओ है, सबके पैसे आएंगे एक ही अकाउंट में, एक ही ब्रांच में। तो रोज शाम को एक प्रिंट आउट निकालना आसान हो जाता है, एक एक्सेल शीट भेजना आसान हो जाता है। आप समझ रहे किसको भेजना जी, होता जी, है। बिल्कुल, हमारा एनजीओ हमको पता है कि वहीं पे ये सारा कुछ अब अकाउंट इसके अंदर वगैरह दूसरी चीज है, कितना मुश्किल होता है वो अकाउंट बनाना, एक-एक नहीं नहीं, मेंबर का एक्चुअली मैं बोलूं जरा भी मुश्किल नहीं है। मैं एज अ नहीं, चार्टर्ड नहीं, अकाउंटेंट वैसे बोलता मैं हूँ। बोल रही हूँ, अगर मतलब फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि फ्रॉड करना आसान नहीं हो जाता फिर उसमें। नहीं नहीं, फ्रॉड भी बहुत आसानी से होता है, अच्छा, लेकिन ये अब फ्रॉड फ्रॉड भी बहुत आसानी से होता है। मैं आपको और एक किस्सा सुनाऊंगा बाद में, ये जवाब देने के बाद। जी। ओके, तो आपने ये तो एफसीआरए ब्रांच एसबीआई पार्लियामेंट स्ट्रीट में ही ओपन करता है। अब वहां एक चीज होगा, अगर से यूएसएड है या सीआईए, मैं आपको सीआईए का एक किस्सा बताता हूँ। सीआईए ने अपने फ्रेंड्स के थ्रू पैसा स्कैंडिनेविया भेजा। हुँ, स्कैंडिनेविया से वो पैसा आया कुडनकुलम प्रोटेस्ट फंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग ने जब 123 एग्रीमेंट किया था, जो न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह सरकार ने की थी, हुँ, अमेरिका ने वो इसलिए किया था कि उनको लगा अब हमारे वेस्टिंग हाउस को ऑर्डर्स आएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के। इंडियन गवर्नमेंट तो ज्यादा समझदार निकली, उसने ऑर्डर दिया रशिया को। तो अब वो प्रोजेक्ट में रशिया को प्रोजेक्ट नहीं करने देना, वो प्रोजेक्ट कैंसिल कराना है। तो उसके लिए फंडिंग आया, अमेरिका से पैसा गया स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया से पैसा गया तमिलनाडु के एनजीओ को, 3 एनजीओ को। और ये सोनिया गांधी के टाइम की बात है, आपके अगर दर्शक गूगल करेंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तीनों एक पर्टिकुलर धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल एनजीओ थे। वो तीनों ने प्रोटेस्ट में, यानी वो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा प्रोटेस्ट इंजीनियर किया था। और उसके बाद में जब इंक्वायरी हुई तो तीनों के एफसीआरए लाइसेंस भी कैंसिल हुए। अब इसमें क्या होता है, मुझे पैसा आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है, से सीआईए दे रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, से तमिलनाडु के एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, एक टिम्बकटू में, एक गुवाहाटी में। ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट है। आज से मेरे एरिया में कुछ नहीं तो 40 ब्रांचेस है। सब जगह से वो डेटा कोलेक्ट करना कितना भारी हो जाता है। अगर एक ही ब्रांच में होगा, यूएसएड ने कितना पैसा सुमित मेहता को दिया, अंबर जैदी को दिया, श्रीप्रिया श्रीनेत को दिया, इसको दिया, राहुल गांधी को दिया, पूरा एक्सेल शीट रेडी होगा। तो पैसा का हिसाब बहुत इजी होता है। तो देखिए, आप अगर गूगल भी करेंगे आपको इमीडिएटली पता, क्योंकि समझदार लोग तो समझ गए, हमने जैसे देखा तो पता चल गया, भैया ये तो मोदी जी कुत्ते के पूंछ के ऊपर पैर दबा रहे हैं, कुत्ता तो बेचारा भौंकेगा ही। अब तो डर गए कि भैया ये हम तो नहीं जम रहा है, अकाउंट ओपनिंग बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है। भैया क्या डिफिकल्ट है, सिर्फ पेपर ही देने हैं। हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट किए। क्यों? क्योंकि उनको वो ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है कि पता चलता है कि कहाँ फंडिंग हो रहा है, एंड इट बिकम्स इजी फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रैक मनी।
दूसरा है पैसा जब खर्च हो रहा है, एक आपके भी एनजीओ में होगा, आप 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते। यानी आपको एब्सोल्यूट पैसा मिल रहा है, आपको 100 करोड़ आया तो आप खुद के इस पे 20 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, 80 करोड़ तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो उसमें अब जैसे आपको मैं किस्सा बताऊं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, प्रूव्ड है। तीस्ता सेठरवाद को पैसा आया, उसने खुद के क्रेडिट कार्ड के बिल और मदिरा के बिल्स चुकाए, ट्रैवल किया पर्सनल। राणा अयूब तो उससे भी आगे, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरा आर्टिकल जब छपा इसके बारे में, एफसीआरए वायलेशन, तो उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। हाँ, कि उसने तो अपने पिताजी के अकाउंट में बाहर से पैसा आया था, वो ट्रांसफर करके एफडी खोल दी, खुद के ट्रैवल के लिए यूज किया। तो ये जो पूरा मैटर है ये कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि अब आप कितना सैलरी निकाल रहे हो, उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है। तो 20% का जो क्लॉज है, रूल है, वो भी इफेक्टिवली करने के लिए गवर्नमेंट ने किया। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम था। मैं इसके बाद में भी लूपहोल निकाल के आपको देता हूँ। अब एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा आ रहा है और पैसा, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एफसीआरए, मैं डायरेक्टली बाहर से पैसा नहीं आ सकता मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, वो एक पूरा अलग बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, वो बहुत तकलीफ वाला प्रोसेस है, वो इजी नहीं है। उसके अंदर ईडी से भी रिपोर्ट लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बिना वो एफसीआरए का लाइसेंस नहीं मिलता। तो मैं आपके पास आऊंगा, अंबर जी, मेरे पास यूएसएड से पैसा आने वाला है, सीआईए से पैसा आने वाला है, तो आपके पास एफसीआरए लाइसेंस है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में दिखाएंगे, मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आप अडॉप्ट कर लेंगे, और मुझे आप कंसल्टेंट, टेम्पररी कंसल्टेंट करके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके रख लेंगे। उसके अंदर क्या होगा, मेरी सैलरी भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगी। और यानी आप बोलेंगे ये तो प्रोजेक्ट के खर्चे है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या है, अंबर दीदी के ऑफिस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, ऑडिटर का खर्चा, हाँ वो सब है। लेकिन सुमित मेहता तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो इसके अंदर नहीं आता है करके मेरा पूरा, यानी कल सुबह अगर मैं सीआईए के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा जो अकाउंट दिखा रहा है कि वेलफेयर ऑफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वेलफेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलफेयर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सीआईए ने अगर पैसा दिया हो, तो ये बेचारा सेवा कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो वो पैसा है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अलग बात है। ऐसे तो पैसा नहीं देती है सीआईए हम लोगों को, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। लेकिन इस तरह से लूपहोल निकल लेते हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी ये पैसा भी डायरेक्टली नहीं गया होगा, आज जो पैसा गया है वो उन लोग ने कवर बनाया होगा कि ये तो अंबर जी माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर रहे हैं, या कोई XYZ कुछ कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए कर रहे हैं, या देयर इज अ रिसर्च इन से JNU ऑन हाउ कॉकरोचेस ब्रीड, तो उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, और फिर वो पैसा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इन फॉरेंसिक ऑडिट करके एक पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट, कि कहाँ पैसा गया है, पूरा री ऑडिट करवाते हैं। ये फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा, तो ही ताकि पता उस पूरे चलेगा फंड कि को ट्रेस किया जा सके कि कैसे कहाँ पे गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब ये वाला है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसके अंदर और एक चीज है कि देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इंसाफ करके एक एनजीओ था, जी। उसने केस फाइल किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उड़ा दिया, बोला कि नहीं हम लोग कुछ सुनेंगे नहीं ये केस। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव थे और एक जस्टिस दीपक करके थे, उन्होंने केस सुना और उन्होंने भी बोला, लेकिन इसके अंदर ग्रे एरियाज बहुत सारे हैं। अब ग्रे एरियाज कैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये पूरा एक फुल प्रूफ रिपोर्ट बनाती है, और वो कैसे कोर्ट इंटरप्रेट करता है, क्योंकि जुडिशरी को वो हम तो बता रहे कि ये देशद्रोह के काम के लिए यूज हुआ है, लेकिन अगर जुडिशरी बोलेगी दिस इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, तो क्या करेंगे। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ट्राइबल एरियाज में फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रोजेक्ट चल रहे थे, बाहर से जी। पैसा आ रहा था, और वो पैसा बाद में डाइवर्ट हो रहा था कि उनका पूरा डेटाबेस, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस का पूरा डेटाबेस बन रहा था। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम चल रहा था या सीआईए वाज गेटिंग डेटा, दिस बिकम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो ऐसे इतने सारे ग्रे एरियाज है, वो डेटा ट्रांसफर हुआ है, बिकॉज एनी डेटा कलेक्टेड इन इंडिया, बी इट हेल्थ डेटा और एनीथिंग, कैन नॉट गो आउटसाइड इंडिया इन रॉ फॉर्मेट। तो ये वाला एक सवाल भी आ जाता है कि जो डेटा कंपाइल हुआ वो डेटा जा रहा है, या दैट डेटा इज सिक्योर इन इंडिया।
वो डेटा आगे कैसे यूज होने वाला है, पहले एक एनजीओ को लगा दिया कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे कीजिए, सब डेटा कंपाइल कीजिए, वो डेटा का किस तरह से सेग्रीगेशन हो रहा है, उसका आगे पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, या सोशल एजेंडा क्या है, या रिलीजियस एजेंडा क्या है, ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो मैंने सवाल पूछा था, इस पे ये सारे लूप होल्स और आपने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन अब सरकार और क्या कर सकती है ताकि फर्दर इसको कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि इन सारे फंड्स और जो लूप होल्स हैं इन प्रोविज़न उसमें कहीं न कहीं लूप होल्स तो निकाल ही लेते हैं, मिसयूज़ भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, और क्या सरकार या तो पूरी तरह से एफसीआरए को खत्म कर दिया जाए जो कि पॉसिबल नहीं है या उसमें कुछ और अमेंडमेंट्स किया जाए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके? नहीं अंबर जी, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें दो चीजें, एक तो एफसीआरए को डिसमेंटल तो नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, हुँ, लेकिन टाइटन करने की बहुत जरूरत है, स्क्रूज बहुत हुँ, टाइट करने। अब इसके अंदर दो तीन चीजें, अब जैसे जॉर्ज सोरोस है, जॉर्ज सोरोस ने ओपनली बोल दिया कि मैं गवर्नमेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो अपने यहाँ एक प्रोविजन होना चाहिए एनिमी नेशन, एनिमी फंड। अपने यहाँ हुँ, एनिमी नेशन का पूरा एक प्रोविजन है, वैसे लॉ है रादर, वैसे हुँ, एनिमी फंड करके, यानी कल सुबह अगर मैं बोलूं कि मैं ये देश को बर्बाद करना चाहता हूं, तो मेरे साथ अगर वो ट्रैक करे कि भैया सुमीत मेहता के साथ अंबर जैदी है, ये XYZ 10 लोग हैं, वो 10 लोग को बैन कर डालो इंडिया में। आपको मैं इसके लिए भी एक किस्सा देता हूँ। जॉर्ज सोरोस का एक स्टूडेंट है, उसका नाम है विक्टर ऑर्बान। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, हंगरी का प्राइम मिनिस्टर है वो बंदा। स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप लेके एलएसी में पढ़ाई की, वो जॉर्ज सोरोस ने उसको पैसे दिए थे। उसको सब हुँ। समझ में आ गया, वो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो सबसे पहले उसने क्या किया मालूम है, जॉर्ज सोरोस को ही बैन कर दिया। जॉर्ज सोरोस कैन नॉट एंटर, ही कैन नॉट एंटर हंगरी, जबकि जॉर्ज सोरोस हिमसेल्फ इज अ हंगेरियन जू। और दूसरा उसने किया कि जॉर्ज सोरोस के जितने ऑर्गेनाइजेशन से सबको बैन कर दिया। तो हम लोगों को ये करना जरूरी है कि जैसे जॉर्ज सोरोस का एक अफिलिएट है, मैं उसको मिला था 2015 में, बराबर गुड़ी पड़वा के दिन उसको मिला था मैं। हुँ, तो उसने तो ओपनली बहुत सारी बातें करी थी। तो अब हमें पता है, अब मेरे जैसे बंदे को पता है, तो मोदी जी और अजीत डोभाल जी और अमित शाह जी को मेरे से तो करोड़ों गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये एब्सोल्युटली। पूरे लोगों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इन लोग का इंडिया में, ये इवन रशिया ने भी ये कानून, ऐसे ही एक कानून निकाला है, और इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा धमाल किया था। पुतिन ने कानून निकाला था कि तुम लोग सब फॉरेन एजेंट्स कैटेगरी, और ये अमेरिका में भी है, फॉरेन एजेंट्स का कैटेगरी अमेरिका में भी है। यानी कोई संघ या बीजेपी का बंदा हो, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का ऑफिस बेरर हो, ही बिकम्स अ फॉरेन एजेंट। तो ये प्रावधान हमारे यहाँ कानून में आना चाहिए कि इसको फॉरेन एजेंट, एनिमी नेशन, एनिमी फंड, एनिमी थिंक, ऐसा कुछ लाना चाहिए जिससे ये हो। दूसरा, इसके बाद में भी पैसा आएगा, क्योंकि सी वी आर ओपन सोसाइटी, सोवियत संघ या चाइना या नॉर्थ कोरिया जैसे हम क्लोज नेशन नहीं है, पैसा तो आते रहता है। आपको मैं हुँ, उसके लिए भी लूपहोल है, से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास वॉल स्ट्रीट की कोई बड़ी बैंक है, वो बोलेगी कि सुमित मैं तुझे $40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, $40 करोड़ में से तूने $5 करोड़ तूने से एल्ट न्यूज को देने हैं, प्रतीक सिन्हा को देने हैं, तेरा CSR का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो मैं वो पूरा एडजस्टमेंट करके उसके अंदर पूरा एक हिसाब बनेगा कि हुँ, इतना मेरा अगर काम है, मेरा काम से 30 करोड़ का ही है, लेकिन मैं 40 करूंगा, उसके अंदर मेरा थोड़ा कमीशन वमीशन रख लूंगा, वो पैसा जाएगा मेरे एनजीओ में, मेरे एनजीओ से वो पैसा जाएगा, मैं टैक्स भरूंगा उसके ऊपर, वो 10 करोड़ पे मैं टैक्स भरूंगा, वो मेरे पास आएगा, बाकी का पैसा टैक्स भरने के बाद मेरे एनजीओ से वो मैं प्रतीक सिन्हा और जुबैर को दे दूंगा। इस तरह के भी लूपहोल बनेंगे। एक कंपनी है, एक जी। कंपनी ने, चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, चाइना में स्टील एक्सपोर्ट किया। पता नहीं स्टील के जो कंटेनर थे वो भरे हुए थे या खाली थे। एक जमाने में मुंबई से डायमंड एक्सपोर्ट होते थे, तब डायमंड के एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता था। तो हमें पता नहीं था कि जो पुड़िया बिकती है, यानी डायमंड तो एकदम छोटे, उसके अंदर हुँ, डायमंड है या कांच है। जी।
हीरे या काँच है, और बाद में पैसा आ जाता था। और फिर पता चलता था कि वो जो कंपनी है वो कोई पॉलिटिशियंस की है। ओह! तो वो फंड रूट होता होगा शीशों के नाम पे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये वैसे वाले रूटिंग भी होते हैं। अब चाइना चाइना में एक्सपोर्ट किया, वो पैसा इंडिया में आया, फिर दैट वाज़ यूज्ड फॉर चाइनीज़ पर्पसेस। तो इस तरह का तो बहुत चलेगा। सी हम लोग टोटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम कंटिन्यूअसली स्क्रूज टाइटन अप करने का काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और आपने पूरे इस ये कैसे यूएसएड या इस तरह के फंड्स कैसे रूट होते हैं, कैसे-कैसे इनका इस्तेमाल होता है। आपने इतनी सारी बातें बताई और इतने सारे अपने एग्ज़ाम्पल्स भी दिए, जो-जो केसेज़ आपके सामने हैं क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं एफसीआरए को लेकर। और आई एम श्योर इतनी सरल भाषा में आपने समझाया है, दर्शक समझ पा रहे होंगे कि कैसे इन फंड्स को रूट किया जाता है और कैसे इन फंड्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल और अलग-अलग एजेंडा ड्रिवन एक्टिविटीज़ में किया जाता है। और जो आपका सुझाव रहा इसको और फर्दर टाइटन करने के लिए एफसीआरए एक्ट और उसको, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। उम्मीद करते हैं कि हम आगे जो एफसीआरए एक्ट है उसमें कुछ बदलाव देखें ताकि इतने ईज़िली जो एंटी इंडिया और अलग-अलग भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए एक्टिविटीज़ हो पाती हैं, वो ना हो पाएँ। अब देखिए सरकार कोई भी हो सकती है, आज भाजपा की है, कल किसी और की हो सकती है, लेकिन इस तरह से देश को स्टेबलाइज़ करना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना, वो भी एक डेमोक्रेसी में, वो भी किसी एक फ़ॉरेन जो भी ताकतें हैं उनके द्वारा, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम किसी भी कंट्री में जाकर कोई भी इंटरवीन नहीं करते, किसी की भी सरकार को बदलने की कोशिश या फिर हमारा किसी को भी इन्वेड करने का कोई भी एजेंडा नहीं होता। पीसफुली रहते हैं, काम करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।